सैयद मोहम्मद नागरामी, यानी ये सभी लोगों ने बहुत अच्छे सुझाव और परंपरागत पेटी से जुड़े हुए छोटे छोटे नुस्खे जो आसानी से लोगों के लिए उपलब्ध हो सकते हैं, थोड़ा प्रयास करके कैसे हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, कैसे हम आरोग्यता को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हम निरोगी काया को प्राप्त कर सकते हैं, इस दिशा में एक बेहतर प्रयास आपके स्तर पर और आपके द्वारा बताए गए सुझाव के आधार पर है। मैं एक तस्वीर आपके सामने रखना चाहता हूं। प्रदेश के अंदर जब पहली लहर आई थी, तब हम लोगों ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के अंदर एक वातावरण बना करके जो कार्यक्रम प्रारंभ किए थे, उसके बहुत अच्छे परिणाम सामने आए थे। भारत सरकार का मार्गदर्शन था, राज्य सरकार इसमें आपके साथ मिलकर के कार्य कर रही थी, और पहली लहर में जो पीक था उस समय हमारे यहां केवल 68,000 केसेज आए थे। कुल एक्टिव केस 68,000 तक पहुंचे थे और प्रतिदिन केस आ रहे थे वे 7,500 तक पहुंचे थे। हम लोगों ने आप सभी के सहयोग से, जितने भी हमारे हेल्थ वर्कर हैं, चिकित्सक हैं, ये एलोपैथ के हैं, होम्योपैथ के हैं, आयुर्वेद के हैं, या फिर यूनानी के हैं, या अलग अलग फील्ड में काम करने वाले लोग हैं, जितने हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं, स्वयंसेवी संगठनों के साथ मिलकर के हम लोगों ने देश के अंदर बेहतर परिणाम देने का प्रयास किया था और उसमें हम सफलता हमें प्राप्त हुई थी। सरकार लगातार काम करती रही, केंद्र सरकार भी, प्रदेश सरकार भी। सेकेंड वेव आई तो सबसे पहले लोगों के दिलो दिमाग में बात रखने की आवश्यकता है, ये कोरोना महामारी है, ये सामान्य फीवर नहीं है, सामान्य बुखार नहीं है कि जिसको हम हल्के से लेकर के और फिर व्यवस्था पर टिप्पणी करना शुरू करें। एक महामारी से हम जूझ रहे हैं। आप इस बात को अनुभव कर रहे होंगे कि किसी भी हॉस्पिटल में जहां पे बीमारी बढ़ रही है, जहां पहले 500 मरीज भर्ती होते थे, उस हॉस्पिटल में आज की स्थिति क्या है कि पहले 500 मरीज वहां भर्ती होते थे तो उसमें 30-40 लोग ही ऐसे होते थे जिनको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती थी। उसमें भी 15 से 20 ऐसे लोग होते थे जिनको वेंटिलेटर की आवश्यकता होती थी। शेष सामान्य बीमारियों से ग्रसित होते थे, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन हॉस्पिटल में भर्ती होते थे। दवा और डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में वे स्वस्थ होकर के घर के लिए निकल जाते थे। इस समय क्या है, नॉन कोविड कोई पेशेंट उन हॉस्पिटल्स में भर्ती नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, आज के दिन पे जहां केवल 30-40 लोगों को 30 से 35 लोगों को हम ऑक्सीजन देते थे, आज वो संख्या ठीक उल्टी है। आज अगर कोई कोविड हॉस्पिटल है तो उस कोविड हॉस्पिटल में 500 बेड हैं, तो 500 में से 450, 500 ऐसे लोग हैं जिन लोगों को हम लोगों को ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ रही है। हमारे पास जितने वेंटिलेटर हैं, जितने HFNC हैं, इन सबको हमें किसी न किसी मरीज को लगाना पड़ रहा है और मरीज पूरी तरह से हमारे वेंटिलेटर, HFNC या इस दिशा में जो भी प्रयास ऑक्सीजन से जुड़े हुए जितने भी सुविधाएं हैं, अधिकतर मरीज उनमें भरे पड़े हैं। तो स्वाभाविक रूप से मरीजों की संख्या बढ़ी है। सरकार ने संसाधन बढ़ाए। आप अनुमान करिए, जब प्रदेश के अंदर कोरोना का पहला केस आया था आगरा में, तब प्रदेश में जांच की कोई सुविधा नहीं थी। तब हम लोग जांच करवा रहे थे NIB पुणे से। और आज के दिन पर आज ही के दिन अगर मैं आपको बताऊं तो आज के दिन हम लोगों ने 2,25,312 टेस्ट किए हैं। 24 घंटे में 2,25,000 से अधिक टेस्ट हम लोगों ने एक दिन में किए हैं। यानी ये क्षमता प्रदेश के अंदर विकसित हुई। भारत सरकार का योगदान रहा। राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से भी कुछ लैब्स बनाई, भारत सरकार के सहयोग से भी कुछ लैब्स बनाई, यहाँ पे मैन पावर को ट्रेंड किया, और उसका परिणाम है कि आज हम 2,25,000 से अधिक लोगों को यहाँ पर उपचार की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। ऐसे ही बेड्स की स्थिति है। जब कोरोना का पहला केस आया था
तो हमें मरीज को भेजना पड़ा था दिल्ली सफदरजंग हॉस्पिटल में। आज हम प्रदेश के अंदर लेवल 1 का हमारे पास 1,16,000 बेड्स हैं। कुछ ही दिनों के अंदर हम 33,000 नए बेड्स उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे किसी भी पेशेंट के सामने दिक्कत ना हो। आज के दिन पर हमारे पास जो एक्टिव केस हैं, वह प्रदेश में एक्टिव केस पूरे प्रदेश में हमारे पास 3,09,000 के आसपास इस समय हमारे पास एक्टिव केस हैं। और 3,09,000 एक्टिव केस होने के कारण इसमें से होम आइसोलेशन में जो लोग हैं, जो आपका अपने अपने घर में उपचार करा रहे हैं, उनकी संख्या है 2,38,000। और शेष जितने मरीज हैं, ये लोग या तो सरकारी हॉस्पिटल्स में जो सरकार की व्यवस्था के अंतर्गत हैं, या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना उपचार करा रहे हैं। मेरा आप सभी आयुष विशेषज्ञों से अनुरोध होगा, कुछ कार्य आपके स्तर पर हो सकता है और उसमें बहुत अच्छा योगदान आप दे सकते हैं। जैसे जागरूकता का एक कार्यक्रम, जागरूकता के कार्यक्रम में लोगों को बताना, और मैं सूचना विभाग से भी कहूंगा कि हर जनपद में आयुष की एक टीम लोगों को आयुष के नुस्खों के बारे में बताएं। इम्यूनिटी कैसे बढ़ सकती है, कैसे हम बता सकते हैं। जैसे बताया गया, आयुर्वेद के विशेषज्ञों ने बताया, होम्योपैथ के विशेषज्ञों ने बताया, यूनानी के विशेषज्ञों ने बताया। हम ऐसे ही स्थानीय स्तर पर कि आयुर्वेद में किन किन चीजों का सेवन करने से हम व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सकते हैं, उसकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में हम योगदान दे सकते हैं। एक, होम्योपैथ में कौन सी दवा है, कौन से ऐसे घरेलू उपचार हैं। ऐसे ही यूनानी में, यूनानी के भी जो बताया गया, यानी घर की रसोई में जो मौजूद है उससे भी हम स्वस्थ रह सकते हैं। कैसे रह सकते हैं, इसके बारे में अगर स्थानीय स्तर पर समाचार पत्रों में, सोशल मीडिया के माध्यम से, और इसके साथ ही अगर हम लोग विजुअल मीडिया ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी, टेलीविजन चैनल में भी हम इसके बारे में स्थानीय स्तर पर बताएं, तो एक लोगों को इसके बारे में जानकारी होगी। दूसरा मेरा आप सबसे अपील होगा कि जो मैंने आपको संख्या बताई कि 2,38,000 से अधिक लोग ऐसे हैं जिनको जो अपने घर में उपचार कर रहे हैं। हम लोगों ने पिछली बार इन लोगों को आयुष काढ़ा भिजवाया था। ये सभी लोग समाचार पत्र भी देख रहे हैं, टेलीविजन भी देख रहे हैं। क्या यह संभव है कि आयुष विभाग फिर से इन लोगों के घर में आयुष काढ़ा भिजवाने की व्यवस्था करे? आयुष काढ़ा जाएगा उन लोगों के पास, एक तो आयुष विभाग के उस पर एक तो उनको विश्वास होगा। दूसरा, आयुष कवच ऐप जो बनाया था, इस आयुष कवच ऐप के साथ जोड़ने की एक प्रक्रिया, और उनको इसके बारे में आयुष के जितने भी उसमें नुस्खे हैं, जितने भी उसके अन्य पद्धतियां, उनके बारे में लोगों को, जिनकी आयुर्वेद में रुचि होगी आयुर्वेद की पद्धति से, जिनकी होम्योपैथ में रुचि होगी होम्योपैथ से, जिनकी यूनानी में रुचि है और यूनानी की पद्धति के माध्यम से कैसे लाभान्वित हो सकते हैं। एक बड़ा कार्य इसके माध्यम से हम लोग कर सकते हैं और हमें इस दिशा में प्रयास प्रारंभ करना चाहिए। तीसरा, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो लोग घर में हैं, उनको हम बताने में योगदान दे सकते हैं। खासतौर पर हमारे बहुत सारे आयुष के चिकित्सक स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर के भी अपना योगदान दे रहे हैं। इंफ्रारेड थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर, ये ऐसी चीजें हैं, सैनिटाइजर, जो इसमें बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं, खासतौर पर टेम्परेचर नापने के लिए, जिसमें इन्फेक्शन भी ना हो और इसके बारे में हम लोग जानकारी पता लगे कि किस व्यक्ति का टेम्परेचर ज्यादा है। दूसरा, पल्स ऑक्सीमीटर, कोई पेशेंट है, कोरोना हो गया है, लक्षण नहीं आ रहे हैं, लेकिन उसका ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है, 93-94 से कम अगर किसी का ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है तो स्वाभाविक रूप से खतरे की घंटी है, तत्काल उसको हायर सेंटर में भेजने में हम लोग योगदान दे सकते हैं। तीसरा, अगर किसी चीज को छुआ, कोई भी व्यक्ति से हम अपील कर सकते हैं कि भाई देखिए सावधानी तो बरतनी पड़ेगी, और
बढ़ाने के लिए जो प्रधानमंत्री जी ने बात की है कि मास्क जरूरी है, 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी, ये चीज हम अनिवार्य रूप से करें। अगर हम घर के 5 जो हाई रिस्क कैटेगरी है, 60 साल से ऊपर के लोग, 10 साल से नीचे के बच्चे, इसी प्रकार से गर्भवती महिलाएं, किसी बीमारी से ग्रसित जो लोग हैं, या जो कमजोर प्रतिरोधक क्षमता के यानी लो इम्यूनिटी से जुड़े हुए जो लोग हैं, ये 5 जो कैटेगरी है, हाई रिस्क कैटेगरी है, ये अनावश्यक घर के बाहर न निकलें। घर में भी रहते हैं तो मास्क लगा के रखें, या अगर लोग अनावश्यक घर के बाहर न निकलें, अगर निकलना ही हो तो मास्क लगा करके जाएं। दुकानदारों से भी हम कह सकते हैं मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल करें। ये चीजें अगर हम उनको बार बार बताते हैं और फिर अन्य चीजों के बारे में जागरूकता पैदा करते हैं, एक बहुत बड़ा काम हो सकता है, बहुत बड़ी जागरूकता का एक अभियान चल सकता है। और इसमें आपकी बड़ी भूमिका होगी, क्योंकि आपके पास, आप में से हर चिकित्सक के पास पेशेंट लगातार आते रहे हैं, अन्य समय में भी आते रहे हैं, आपका उनके साथ जुड़ा होगा। टेलीफोन के माध्यम से भी आप बात कर सकते हैं, मीडिया के माध्यम से अपनी बात रख सकते हैं। स्थानीय स्तर पर हम लोग चाहेंगे कि आयुष के विशेषज्ञों को